हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था। तो आप लोग ध्यान रखना है कि अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। देखो, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? वसुधैव मतलब होता है वसुधा या पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब होता है परिवार, ठीक है। तो अशोक का जो धम्म था वो वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये था कि पूरी पृथ्वी को ही क्या समझते थे? अपना परिवार समझते थे। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी ही क्या है? पूरा परिवार है। इसका मतलब ये हो जाएगा पृथ्वी ही पूरा क्या है? परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या हो गया? पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ठीक है। तो अशोक का धम्म का मतलब ये हुआ। आपसे कह रहे हैं कि अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था। तो आप लोग ध्यान रखना है कि अशोक का धम्म किसका अनुमोदन करता है? वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा क्या है? परिवार है, ठीक है। इसका अनुमोदन करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य काल में समाज कह रहे कितने वर्णों में विभक्त था, ठीक है। कह रहे कि मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि समाज 4 वर्णों में विभक्त था मौर्य काल में। कौन कौन से 4 वर्ण होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समझे? कितने होते थे? 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए, ये पहले भी था, ठीक है। मौर्य काल से पहले भी ये 4 वर्णों में विभक्त था। लेकिन आपने जैसे हिस्ट्री जो लोगों ने पढ़ी होगी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में ये जो आपके जो विभाजन था ना, वर्ण विभाजन था, वो आपका, ठीक है, जन्म मूलक नहीं था, ठीक है, कर्म मूलक था ऋग वैदिक काल में, ठीक है। अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग वैदिक काल, और नेक्स्ट होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। देखो, ऋग वैदिक काल में क्या था कि ये कर्म मूलक था। ऋग वैदिक काल में भी समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जो अभी है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पहले भी था। लेकिन पहले जो ऋग वैदिक काल था वहाँ पे कर्म मूलक था, ठीक है। किस टाइप से था? कर्म मूलक था, आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या था? जन्म मूलक हो गया था, ठीक है। जन्म मूलक का मतलब ये हो गया कि जैसे ब्राह्मण के घर में अगर कोई लड़का जन्म लेता है तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, और ऐसा कब नहीं था? ऋग वैदिक काल से पहले, आप मतलब उत्तर वैदिक काल से पहले ऐसा नहीं था। ऋग वैदिक काल में क्या था? कर्म मूलक था। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसी उसकी वर्ण होती थी। क्लियर नहीं? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो आप लोग ध्यान रखें, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, ठीक है। कौन सा था? तक्षशिला था। और तक्षशिला से ही क्या हुआ था? जो मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे ना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैन्य शिक्षा ली थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, मतलब जो आप सैन्य शिक्षक मतलब जो हथियार चलाना था ना, वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखी थी? तक्षशिला से ही थी, सीखी थी, ठीक है। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मतलब पहले से ही ये तक्षशिला था। आप लोग ध्यान रखना है, मौर्य काल में ही स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले भी चलता था। मौर्य काल से पहले भी तक्षशिला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तक्षशिला में सैन्य शिक्षा हासिल की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो देखो, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होना था, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होना, ये कारण दिया गया। लेकिन आप लोगों को बता चुका हूँ कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, अंतिम शासक वो था बृहद्रथ, ठीक है। कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ठीक है, उसका सेनापति था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है।
पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी, उसकी हत्या कर दी थी, धोखे में हत्या की थी। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, सही। क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। क्योंकि शुंग जब बृहद्रथ के दरबार में आया तो नौकरी मांगने के लिए आया था, रोजगार मांगने के लिए आया था, तो बृहद्रथ ने क्या किया था, इसको अपना सेनापति बना दिया था, समझे। क्योंकि सेनापति बना दिया, धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने सेना पे कब्जा कर लिया। जब सेना पे उसके अधिकार में हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, तो बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था कि मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, पतन हो गया, तो मतलब अंत हो गया था, क्योंकि बृहद्रथ ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ये चीज़ रखना है। और देखो मौर्य साम्राज्य में यदि टोटल शासक की बात करें तो यहाँ पे 10 शासक हुए थे, टोटल राजा कितने हुए थे, 10 राजा हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि जन्म मरण का हिसाब रखना, ठीक है, जनगणना समिति का कार्य था। जन्म मरण का मतलब ये होता है कि किसका जन्म हुआ और कौन मर गया, ये लेखा जोखा पूरा किसका काम रहता था, जनगणना समिति का कार्य रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखें गुप्त साम्राज्य की स्थापना अधिराज महाराज गुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गुप्त द्वारा की गई थी। और आप लोग ध्यान में 240 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 275 में नहीं, 240 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। देखो पहले तो क्या नाम था इनका, गुप्त था, ठीक है, क्या नाम था, गुप्त था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इनका नाम सम्मान के लिए श्री गुप्त लगाया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। आप लोग ध्यान रखना है किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। और कब की थी, 240 ईस्वी में की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप लोग ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम आप लोग ध्यान रखें गुप्त वंश के शासक थे, या गुप्त साम्राज्य समझ लो, कुछ भी समझ, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया था, तो आप लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का, ठीक है, प्रचलन किया था। और ये 319 से 320 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखें कब से स्टार्ट हुआ, 319 से 320 ईस्वी में करें, क्योंकि गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था, ठीक है। और गुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम था तो वो कौन था, गुप्त वंश का शासक था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और देखो गुप्त साम्राज्य के बारे में आप लोग बता चुके हैं। देखो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी, श्री गुप्त ने। और उसके बाद कौन हुआ था, घटोत्कच हुआ था, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच हुआ था शासक। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए थे। और ये क्या थे कि स्वतंत्र शासक थे। इसी रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे कि गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक हुए थे। और ये जो दोनों शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये लिच्छवी गणराज्य के अधीन में काम कर रहे थे, ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है, अधीन में काम कर रहे थे, मतलब अधीन में शासक थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, ये स्वतंत्र शासक था, ठीक है, पहला स्वतंत्र शासक हुआ था गुप्त वंश का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महाकवि हर्षसेन कौन था, तो आप लोग देख रहे हैं महाकवि हर्षसेन समुद्रगुप्त का क्या था, मंत्री एवं दरबारी था, ठीक है, दरबारी कवि था, आप लोग देख रहे हैं। और हरिसेन ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, प्रमुख रचना थी, हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजपूत काल में, ठीक है, कौन से धर्म प्रचलित थे, तो आप लोग याद रखना है ब्राह्मण और जैन धर्म, ठीक है, राजपूत काल में प्रचलित थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजपूत कालीन रचित कह रहे हैं कि नवशाह सांगचरित और कह रहे हैं 10 रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। देखो 2 पुस्तक दी गई, ठीक है, नवशाह सांगचरित और कह रहे हैं कि 10 रूपक, ठीक है, तो इनके रचयिताओं के बारे में पूछा गया। तो आप लोग ध्यान रखें नवशाह सांगचरित के लेखक थे, ठीक है, पद्मगुप्त, और 10 रूपक के रचयिता थे, ठीक है, धनंजय, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें 10 रूपक के रचयिता कौन थे, धनंजय, और नवशाह सांगचरित के रचयिता थे पद्मगुप्त,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजपूत कालीन कह रहे हैं कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थीं और नाम लिखिएगा, ठीक है, आपसे ये कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान करें, इस जो कला की बात करें तो एक तो नागर, द्रविड़ और वेशर, ठीक है, ये तीनों इनकी राजपूत कालीन कला और स्थापत्य की शैलियाँ थीं। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको कायदे से आप लोग देखिए नोट करते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चालुक वंश की कितनी शाखाएं थी। तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, चालुक वंश की 3 शाखाएं थी। पहली थी कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक और यहाँ पे वेगी के चालुक, ठीक है। तो देखो वातापी के चालुक की स्थापना की थी पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने स्थापना की थी, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। वेगी के विष्णुवर्धन ने, ठीक है, विष्णुवर्धन ने, और कल्याणी के तैलप द्वितीय, ठीक है, तैलप द्वितीय ने की थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। कल्याणी के चालुक की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक पुलकेशिन प्रथम ने और वेगी के चालुक की विष्णुवर्धन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कविराज मार्ग और कह रहे हैं कि रतन मलिका किसके द्वारा लिखित कृतियाँ हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, कविराज मार्ग है ना, अमोघ वर्ष, और देखो अमोघ वर्ष के द्वारा ही रतन मलिका, देखो दोनों जो रचनाएं हैं कविराज मार्ग और रतन मलिका, ठीक है, दोनों अमोघ वर्ष की रचनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनसेन लिखे, ये गलत लिखे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अमोघ वर्ष की ही दोनों रचनाएं हैं, कविराज मार्ग और रतन मलिका, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखें, जो आपका अमोघ वर्ष थे ना, वो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ध्यान रखना है, कोई मतलब दरबारी कवि नहीं थे, ठीक है। जो अमोघ वर्ष थे ना, कोई दरबारी कवि नहीं थे। अमोघ वर्ष जो थे ना, वो राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, शासक थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सी कृतियाँ लिखी थी, जिसमें प्रमुख कौन सी थी? कविराज मार्ग और रतन मलिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। कह रहे हैं ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुकों ने बनवाया था, ठीक है। जो विष्णु मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? वातापी के जो चालुक शासक थे उन्होंने बनवाया था ऐहोल का मंदिर, ठीक है। और देखो वातापी के चालुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो आप लोग देख रहे हैं, पुलकेशिन प्रथम ने की थी, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आप लोग देख रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। किसकी? पृथ्वी वल्लभ, ठीक है, सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। और वो किसने उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कह रहे भूमि कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता है। तो आप लोग वो कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सलिक, ठीक है, सलिक। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि हुडों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था। तो आप लोग ध्यान रखना है, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। कुमारगुप्त किसके थे? गुप्त वंश के शासक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था। तो देखो अंतिम की बात कर रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना है, कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है। अंतिम शासक की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त तृतीय, अंतिम शासक थे, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के। नेक्स्ट कह रहे हैं खिल्जी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, खिल्जी वंश का अंतिम शासक, ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो खिल्जी था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अंतिम शासक कौन हो जाए? नसरुद्दीन खुसरो खिल्जी। देखिए आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।